जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम वाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइंस, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन किस तरह से हो गया। कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का, इतने छोटे से समय में उसका पतन यानी डिक्लाइन किस तरह से हो गया। इन सारे रीजंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले रीजंस के बारे में, जो कि है ट्रेड। पहला जो रीज़न था वो था ट्रेड। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया था। इसके पीछे जो रीज़न था वो था इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि चूँकि अंग्रेज़ों के पास इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत सारे देश उनके उपनिवेश थे, जिस वजह से व्यापार के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, फोकस किया था। जबकि दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इतनी एबिलिटी या फिर इतनी इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं थे जिनकी वजह से वो व्यापार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते। दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक, जो कि मैंने आपको बताया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही पराधीन रही थी, यानी कि इनके पास शुरू से ही दिवालिया रही थी। अब चाहे वो 1789 का रेवोल्यूशन हो, या फिर 1805 में नेपोलियन का उदय हो, या फिर 1815 में नेपोलियन की हार हो, ये बहुत सारे इस तरह की चीज़ें थी जिसका इम्पैक्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया के ऊपर पड़ा। और सोसाइटी में होने वाले चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, इन चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तीसरी तीसरा जो रीज़न है वो है कंपनी का नेचर। अब चूँकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी सरकारी कंपनी थी, जिस वजह से उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल मैक्सिमम राजा का होता था, और अप्रॉक्सीमेटली 30 या 35% वो 35 से लेकर के 40% तक शेयर होल्डर्स का होता था, जिस वजह से इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता था वो राजा का होता था। जिसके वजह से अगर शेयर होल्डर्स किसी रूल रेगुलेशन या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इस बीच में राजा के साथ उनका मुठभेड़ होना तय था। यानी मुठभेड़ का मतलब होता है वो क्लोज एनकाउंटर होता है ना, वो वाला नहीं। बेसिकली उन दोनों के बीच झड़प होती थी और इसमें शेयर होल्डर्स ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, और इसके ऊपर उनके राजा या फिर उनके सोसाइटी में होने वाले चेंजेस, उसके द्वारा होने वाले वॉर का इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ता था ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है। इन सारी चीज़ों के अलावा यूरोपियन पॉलिटिक्स जो हो रही थी उस वक्त, अब चूँकि फ्रांस बहुत सारे युद्धों में व्यस्त रहता था, जबकि इंग्लैंड दूसरी तरफ इन सारे युद्धों से बचा रहता था, जिस चीज़ का फ़ायदा इससे मिलता था। चूँकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अक्सर युद्धों में वॉर में बिजी रहती थी, जिसकी वजह से उसके रिसोर्सेस, आर्मी, सोल्जर्स और इन सारी चीज़ों के अलावा जो सोर्सेस होते थे, जैसे कि पैसा, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट होती थी, जिस चीज़ से बच गए ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने अपना का पूरा फोकस व्यापार के ऊपर लगाया। ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं हेल्प के बारे में, यानी सहयोग। अब चूँकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी संस्था थी, तो जाहिर सी बात है इसमें लोगों की सैलरी काफ़ी कम हुआ कर देती थी, जिस वजह से वो अपने पर्सनल व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और जबकि दूसरी तरफ ये प्राइवेट कंपनी थी, और बेसिकली इसके अंदर यानी कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर राष्ट्रीय भावना जगी हुई थी, जिस वजह से इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह थे वो सभी सरकार, कंपनी, इन सारे लोगों का सहयोग को साथ लेकर चलती थी, और ख़ुद का भी सहयोग कंपनी को दिया करती थी, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं था। इसके बाद जो अगला रीज़न है वो है डुप्लेक्स का रिटर्न होना। अब चूँकि ये एक टाइम आ गया था जब फ्रांस की आर्मी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वॉर होने शुरू हो गए थे। अब चूँकि ये वॉर ट्रेड वॉर थे, तो जिस वजह से बार बार युद्ध होने की वजह से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निर्माता थे या फिर जो भी इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने डुप्ले की जो नीति थी, हमेशा संघर्ष, स्ट्रगल वाली जो एक्ट था या फिर रेगुलेशन था या फिर नीति वगैरह जो बनाई गई थी,
पॉलिसी थी, इस पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान होकर के उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया, जिस वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिस धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी, क्योंकि डुप्ले के पास एक नेता वाले दिमाग थे, कूटनीति की चाल थी, और इन सारी चीज़ों के अलावा वो एक अच्छा राजनयिक साबित हो सकता था और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हो चुका था। तो चूँकि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर को खो देना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेहद ही दुखदायी था, जो कि एक रीज़न है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लाइन होने का। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल विक्ट्री, क्योंकि 1757 ईस्वी में बंगाल ने प्लासी का युद्ध जीत लिया था, जिस वजह से बंगाल के ऊपर काफ़ी कंट्रोल अंग्रेज़ों का आ गया था, जिस चीज़ का फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों को, क्योंकि अब ये अपनी जो सेना थी वो बेसिकली बंगाल में स्टेबल रख सकती थी और वो अपना व्यापार बंगाल जैसे बड़े क्षेत्र में कर सकती थी। जबकि दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी पर था, और अगर वो पौंडीचेरी को अगर ध्यान ना देते और दूसरे वॉर की तरफ ध्यान देते तो इसमें उनके पास जो क्षेत्र था पौंडीचेरी, वो अंग्रेज़ों के हाथ में जाने का ख़तरा लगा रहता था, जिस चीज़ से ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। और अंग्रेज़ों का क्या था, वो एक जगह पर स्टेबल थे और उनके पास इतनी आर्मी थी कि वो काफ़ी आर्मी बंगाल में रखने के बावजूद वो एक टुकड़ी पौंडीचेरी भेज दिया करते थे वहाँ से वॉर लड़ने के लिए। अब हम देखते हैं, जिस तरह से बंगाल विक्ट्री हमने देख ली, उसके बाद फिर डुप्ले को वापस बुला लिया गया, तो उसके जगह पर एक काउंट डिलाली नामक एक एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर यूँ कह लें कि पौंडीचेरी के गवर्नर के रूप में इसे भेजा गया। अब चूँकि इसके पास उतनी कैपेबिलिटी और उतनी समझ नहीं थी जितनी कि डुप्ले को थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इंडिया में रहा था और वहाँ के इंडिया का नेचर और यहाँ पर होने वाले राजनीति, इन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरह से और काफ़ी करीबी तरह से उसने देखा था। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जानता था, जो कि काउंट डिलाली को इस चीज़ का बहुत कम ज्ञान था। इन सारी चीज़ों के अलावा जो अगला रीज़न है वो है विलियम पिट। ये बेसिकली इंग्लैंड के युद्ध मंत्री थे, जिन्होंने क्या किया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा युद्ध में फंसाए रखा और खुद इस युद्ध से बाहर रहे, जिस चीज़ का फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों को और जिस वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भट्टा बैठता चला गया। और इन सारी चीज़ों के अलावा जो लास्ट रीज़न है वो है नेवी। अब चूँकि ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे जिसकी नौसैनिक शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, व्यापार पर उसका ही नियंत्रण होगा, और हो सके तो उसका भारत के आंतरिक भाग यानी कि जो भी क्षेत्र होते थे, क्षेत्र बढ़ाने में या फिर फैक्ट्रीज लगाने में या फिर किसी और के क्षेत्र को हड़पने में ज़्यादा सुविधा मिलती थी, क्योंकि उस वक्त जो व्यापार होता था वो बेसिकली जल के रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते होता था, तो जिसका समुद्र के ऊपर नौसैनिक शक्ति ज़्यादा हुआ करती थी, व्यापार के ऊपर नियंत्रण उसका ही हुआ करता था। तो ये सारे मैंने रीजंस बता दिए, ये सारे रीजंस थे जिससे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लाइन सामने, और आखिरकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ना पड़ा और उनका जो व्यापार था बेसिकली इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह में शिफ्ट हो गया और उन्होंने अब आर्मी रखनी छोड़ दी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।